गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। आप सभी छात्रों का आज की आपकी ऑनलाइन एजुकेशन की कक्षा में स्वागत है। प्रिय छात्रों, आप कर रहे हैं आपकी जो 10वीं कक्षा की नई इतिहास की बुक संशोधित बुक होकर आई है, उसका चैप्टर नंबर 2 और जिसकी हमने 2 वीडियो पहले कर ली है। हम इसमें कर रहे हैं अभ्यास के प्रश्न। अभ्यास के 3 प्रश्न हम पहले कर चुके हैं और आज कर रहे हैं हम चौथा प्रश्न, जिसका नाम विषय की प्रशासनिक व्यवस्था। तो प्रशासनिक व्यवस्था यानी इससे पहले हमने आर्थिक सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ा था। आज उनके प्रशासनिक किस प्रकार का सिस्टम था, कैसे लागू था, किस प्रकार वो अपने देश का सिस्टम करते थे। तो जो मिश्र व्यवस्था थी उसमें सबसे पहला पद होता था वो होता था फ्राउ का, यानी जिसको राजा कह सकते हैं। फ्राउ का मतलब होता है राजा। ये लोग राजा को फ्राउ का नाम देते थे। ये सारे के साथ जो फ्राउ होता था या राजा के या फ्राउ, ये सारी की सारी जितनी देश की शक्ति है वो इसमें निहित होती थी। या हम कहे कि फ्राउ ही तानाशाह होता था। दूसरे शब्दों के कि ये उनके देवता के समान होता था, लोग इसको देवता के रूप में मानते थे। दूसरा है वजीर। वजीर इसके सहायक थे, चाहे वो लगान इकट्ठा करने की बात है, लगान लगाने की बात है, व्यवस्था करने की बात है। जो राजा के बाद कोई दूसरा महत्वपूर्ण पद था तो वो था वजीर का, जिसको हम मंत्री कह सकते हैं। आज के युगों में मंत्री का नाम दिया जा सकता है जो सहयोगी होते हैं उनके हर प्रकार के कार्यक्रम में, राज्य के कार्यक्रम में। दूसरा इसके बाद परिषद। परिषद एक विशेष प्रकार की बनाई हुई होती थी जो राजा के लिए सलाहकार होते थे। उनको लोग उस समय में मिस्र में सारू कहा जाता था। और जो सारू लोगों में जो वीर आदमी होते थे उनकी एक अलग से बैठक बनाई जाती थी, एक परिषद बनाई जाती थी। उस परिषद के लिए उसके लिए परिषद शब्द का प्रयोग किया जाता था। नंबर 4 पे आता है सैन्य व्यवस्था। सैन्य व्यवस्था में आता है कि जो उनकी सैन्य व्यवस्था कैसी थी कि शुरू में तो इन लोगों को, राजाओं को, फराओं को सेना की स्थायी सेना की जरूरत ही नहीं थी। जैसे युद्ध की जरूरत होती है उस समय अपने पब्लिक में से ले लिया करते, लोगों में से ले लिया करते। लेकिन जो बारहवां राजवंश आया था फराओं में, 12वां राजवंश आया फराओं का, उनने अपनी स्थायी सेना रखना शुरू कर लिया था। और उन्होंने इस प्रकार के सैनिक भी भर्ती करने, सैनिकों को रखना, उनकी व्यवस्था करना, सेना का सारा इसी के अंतर्गत आता था। जो अगली व्यवस्था थी वो है उसकी प्रांतीय व्यवस्था। प्रांतीय व्यवस्था में जो राजा थे, राज्य थे, उन राज्यों के अंदर प्रांत थे, जो क्षेत्र थे, उनके अंदर किस प्रकार व्यवस्था की। मिस्र काल में प्रत्येक प्रांत को नोम तथा उसके शासक को नोमार्क कहते थे। प्रांत को जो आज हम उसको प्रांत कहते हैं, लेकिन इस मिस्र देश के लोग उसको नोम कहते थे, नोम। और इसको जो संचालन करने वाला था, इसका जो मालिक इसको पर रखा हुआ था, जो इसके नोम या इसको शासक जो फराव के नीचे जो प्रांत की व्यवस्था संभालता था उसको नोमार्क कहते थे। नोमार्क शासक, जो प्रांत का शासक होता था उसको नोमार्क के नाम से जानते थे। तो इस प्रकार इन्होंने प्रांत की व्यवस्था को संभाला हुआ था। नोमार्क का चयन फराओं वही को द्वारा करते थे। जो ये नोमार्क थे, शासक थे, आपके शासक या नोमार्क थे, ये फराओ ही बनाते थे। फराओ उनको नियुक्त करते थे, अपने रिश्तेदार, अपने भाई बंधु या विश्वास पात्र आदमी को। इसके बाद स्थानीय व्यवस्था। स्थानीय व्यवस्था सामंतों के हाथ में थी, जो पुलिस न्याय संबंधी कार्य करने का अधिकार रखता था। स्थानीय व्यवस्था। इस समय में जो स्थानीय व्यवस्था थी वो किसके हाथ में? सामंत के हाथ में थी। सामंत के हाथों में होते थे। और सामंत क्या करते थे, जो भी पुलिस है उसका कार्य, न्याय संबंधी कार्य करने का अधिकार सामंत के पास होता था। नगर की व्यवस्था, प्रशासनिक अधिकारी का कार्य भी सामंत ही करते थे। जो स्थानीय, जो जिस एरिया में जो लोग होते थे, जो सामंत होता था उसको दिया होता था एरिया, उस एरिया में जितना भी न्याय का, पुलिस का, या झगड़े संभालने का काम होता था वो सामंत के, उस एरिया के सामंत के पास होता था। और ये राजा के लिए मुख्य आदमी होते थे उस एरिया के। और नंबर 7 जो इसका है वो था न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था कैसी थी इनकी? न्याय के लिए लिखित मुकदमे 2-3 दिन में फैसले का नियम था। नियम कठोर था, अंग भंग करना, देश निकाला आदि दंड थे। न्याय फराओं द्वारा किया जाता था, जो प्रमुख न्यायाधीश होता था। क्या था? न्याय व्यवस्था।
स्टूडेंट्स, न्याय व्यवस्था में जो लोकल न्याय होते थे, छोटे मोटे स्थानीय होते थे, सामंत करते थे, उसके बाद थोड़े जो बड़े न्याय होते थे वे नोमार्क करते थे, और आखिर में जो बड़े सबसे ऊंचा अधिकारी या उच्च न्यायाधीश होता था, वो किसको बनाया होता था, वो फराव ही होते थे। आखिर फैसला फराव ही करते थे। तो फराव में नियम थे वो बड़े कठोर थे। अंग भंग की व्यवस्था थी, मृत्यु सजा की थी, कठोर सजा थी, काला पानी की सजा थी, देश निकाले की व्यवस्था थी। यानी न्याय थे वो बड़े कठिन थे, और न्याय भी जल्दी 2 या 3 दिन के अंदर ही न्याय कर दिया जाता था। ज्यादा लंबा टाइम नहीं था आज की व्यवस्था की तरह कि पेशी विपेशी चले जाएगी। तो इस प्रकार की उस समय की जो हम देखते हैं कि न्याय व्यवस्था थी वो चली हुई थी। तो हमने अब तक छात्रों जो पिछले प्रश्न थे, जो सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और राजनीतिक जीवन, आज हमने प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पढ़ा। तो इतनी अच्छी व्यवस्था होने के बाद इन्होंने विदेशों, हमारे दूसरे देशों के लिए क्या देन थी। तो अगला प्रश्न आपका पैदा होता है कि मिस्र की संसार को क्या देन है। जो मिस्र की थी जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, प्रश्न नंबर 5। अगला प्रश्न ये पैदा होता है, जो मिस्र है, मिस्र की विश्व को क्या दे रहे हैं, विश्व को क्या दे के गए। मिस्र की विश्व को क्या दे रहे हैं, या कहें कि विश्व के लिए जो मिस्र अर्थव्यवस्था है वो इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। तो इसके लिए सबसे पहली व्यवस्था था जो कैलेंडर, मिस्र ने विश्व को 365 वर्ष का कैलेंडर प्रदान किया था, जो हम आज से कैलेंडर जो आज हम कैलेंडर यूज कर रहे हैं। सभी छात्र आप देखते हो, आप जो कैलेंडर यूज करते हो जिसमें आप देखते हो उसमें जिसमें 365 दिन है, ये कैलेंडर हमने विश्व को मिस्र ने ही दिया। मिस्र की जो सभ्यता है, मिस्र का जो है सभ्यता, उस मिस्र सभ्यता ने ही हमें जो 365 वर्ष के दिन का कैलेंडर है वो दिया। हमें एक वर्ष दिया, 365 के दिन का कैलेंडर दिया। तो ये हमारे लिए कि पूरी दुनिया के लिए मिस्र की सभ्यता की विशेष उपलब्धि है। इसका जो दूसरा है वो विविध आविष्कार। इस अर्थव्यवस्था में काफी नए नए आविष्कार किए गए। कई जो हमारे देश के है, जल घड़ी, सूर्य घड़ी के जो आविष्कार हैं वे इसी मिस्र व्यवस्था ने किए थे। कौन से? जल घड़ी। जो जल घड़ी थी वो इन्होंने किए। इसके साथ साथ जो एक सूर्य की घड़ी थी वो भी इन्होंने की। इनका आविष्कार मिस्र अर्थव्यवस्था के द्वारा ही किया गया था, जो कि जो दुनिया के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। तीसरा है औषधियां। मिस्र सभ्यता में कुछ ऐसी औषधियां की खोज की गई जो विश्व के लिए आज भी बड़ी महत्वपूर्ण है, जैसे कि मृत शरीर को लंबे समय तक रखना, मम्मी बनाने की जो व्यवस्था थी, ऐसे लेप की खोज सिर्फ मिस्र देश ने ही की थी। दुनिया में जो मृत शरीर की शताब्दियों तक सुरक्षित रखने की रासायनिक लेप तथा 600 दवाइयों के नामों की सूची है वो हमें इसी से ही मिली है, मिस्र से ही मिली है। तो इसलिए औषधियों के मामले में दुनिया को बहुत बड़ी भेद है। लेप, मम्मी, जो विश्व मृत शरीर को सुरक्षित रखने का लेप मम्मी बना करके रख दी जाती थी, जो कई शताब्दियों तक मृत शरीर को सुरक्षित रखा जा सकता था। ये और इसके साथ साथ 600 दवाइयां मिस्र सभ्यता ने दी हमें। और नंबर 4, इसके अलावा हमें मिस्र सभ्यता ने दुनिया को क्या दिया, वो था एकेश्वर वाद।
इससे पहले भिन्न भिन्न जातियों के, चाहे सनातन धर्म की बात है, कोई भी धर्म की बात है, वो भिन्न भिन्न देवी देवताओं की पूजा करते थे, मानते थे। लेकिन मिस्र सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी जिसने इस विचारधारा का प्रयास किया कि परमात्मा एक है, एक ईश्वर है, इसके अलावा अलग नहीं है। तो ईश्वर परमात्मा एक इस विचारधारा का जो शुरुआत थी किसने की? हमें मिस्र ने ही दी। इस प्रकार स्टूडेंट्स आप देखें, हमारे लिए जो मिस्र की सभ्यता बड़ी महत्वपूर्ण पूरे विश्व के लिए बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो आज की कक्षा में 2 ही प्रश्न थे आपके, दोनों प्रश्न आपको अच्छे से याद करने हैं, लिखने हैं, और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आपसे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।